दोस्तों हमारा फर्स्ट टॉपिक है 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास। दोस्तों हमारा पहला सवाल कहता है कि झारखंड राज्य के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने हेतु कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा दामोदर घाटी निगम। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात झारखंड क्षेत्र के आर्थिक प्रोत्साहन के लिए सर्वप्रथम दामोदर घाटी निगम डीवीसी की स्थापना की गई। कब की गई? तो 1948 ईस्वी में। ठीक है, भारत सरकार द्वारा की गई थी। इस निगम की देखरेख में दामोदर व इसकी सहायक नदियों पर कुल कितने बांध बनाए गए थे? तो कुल 8 बांध बनाए गए थे। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? अगला सवाल कहता है कि दामोदर घाटी निगम के आर्थिक स्वरूप को देखते हुए किसने इसे आधुनिक भारत का मंदिर, मस्जिद एवं गुरुद्वारा कहा है? तो दोस्तों किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। ठीक है दोस्तों, दामोदर घाटी निगम भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जिसके अंतर्गत 8 बांध दामोदर व इसकी सहायक नदियों पर बनाए गए हैं। कृषि सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, नौका परिवहन, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण आदि के आर्थिक महत्व को देखते हुए ही भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस परियोजना डीवीसी को आधुनिक भारत का मंदिर, मस्जिद एवं गुरुद्वारा कहा था। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत कुल कितने बांध बनाए गए हैं? तो दोस्तों कुल कितने? 8 बांध बनाए गए हैं। कितने बांध बनाए गए हैं? तो 8 बांध। कौन कौन से? तो दोस्तों दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत कुल 8 बांध बनाए गए हैं। ये है तिलैया बांध जो कि बराकर नदी पर है। किस जिले में? कोडरमा जिले में है। ठीक है, फिर है मैथन बांध जो कि धनबाद जिले में है। किस नदी पर है? तो ये भी बराकर नदी पर है। बाल पहाड़ी बांध भी बराकर नदी पर ही है। पंचेत बांध किस जिले में है? तो धनबाद में है। तो ये किस नदी पर स्थित है? तो दामोदर व बराकर नदी पर स्थित है पंचेत बांध। कोनार बांध भी कोनार नदी पर स्थित है। तो कोनार बांध किस जिले में है? तो हजारीबाग जिले में है। बोकारो बांध भी बोकारो जिले में है, जबकि ये किस नदी पर स्थित है? तो ये बोकारो नदी पर स्थित है। बरमो बांध जो कि दामोदर नदी पर स्थित है। अय्यर बांध दामोदर नदी पर स्थित है। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि झारखंड में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा तृतीय। ठीक है, वर्तमान झारखंड तत्कालीन दक्षिण बिहार के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली संस्था के रूप में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई। इसी संयंत्र से 1972 में उत्पादन शुरू हुआ था। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि रसायन एवं उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया था कहाँ पर? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा सिंदरी में। ठीक है, रसायन और उर्वरक कारखाना जो है स्थापित किया गया था कहाँ पर? तो सिंदरी में। ठीक है, झारखंड क्षेत्र के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए 1951 में धनबाद जिले के सिंदरी नामक स्थान पर रसायन और उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया था। किस स्थान पर रसायन एवं उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया है दोस्तों? तो धनबाद जिले के सिंदरी नामक स्थान पर। ठीक है, कब स्थापित किया गया था? तो 1951 ईस्वी में। दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि निम्न में से किसे भारत के आधुनिक उद्योगों का मंदिर कहा जाता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC को जो है भारत के आधुनिक उद्योगों का मंदिर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, 1958 ईस्वी में राज्य के हटिया नामक स्थान पर स्थापित HEC भारत के आधुनिक उद्योगों का मंदिर कहा जाता है। विभिन्न कारखानों से छोटी बड़ी मशीनों एवं कल पुर्जों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसमें उत्पादन कार्य जो है 1963 ईस्वी से ही प्रारंभ हो गया था। ठीक है, बात करें तो भारत के आधुनिक उद्योगों का मंदिर किसे कहा जाता है? तो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन को। ठीक है, इसमें उत्पादन जो है ये कब से स्टार्ट हो गया था? तो 1963 से उत्पादन स्टार्ट हो गया था, जबकि स्थापना कब हुई थी? तो 1958 ईस्वी से रांची के हटिया नामक स्थान पर स्थापित हुई थी। ठीक है दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि झारखंड क्षेत्र के औद्योगिक विकास हेतु किस संस्थान की स्थापना 20वीं सदी के प्रथम दशक में की गई थी? तो दोस्तों टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की। ठीक है, झारखंड क्षेत्र के औद्योगिक विकास हेतु जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 20वीं सदी के प्रथम दशक में की गई थी।
झारखंड क्षेत्र में आर्थिक विकास की अपार संभावनाओं को देखते हुए जमशेदजी टाटा के द्वारा, किसके द्वारा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी, तो जमशेदजी टाटा के द्वारा। कब? 1907 ईस्वी में। ठीक है। पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में साकची नामक स्थान पर, कहाँ पर दोस्तों? साकची नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना करी गई थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है, ये कहता है कि देश में लाह का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों देश में लाह का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है ये झारखंड राज्य में होता है। किस राज्य में? झारखंड में। ठीक है। भारत के कुल लाह उत्पादन का लगभग 50% हिस्सा अकेले झारखंड राज्य में होता है, जो देश में सबसे ज़्यादा है। दोस्तों अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये है झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, झारखंड में खान खनिज आदि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। दोस्तों हमारा पहला ही प्रश्न कहता है कि झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो कौन है? तो हम सभी जानते हैं स्वर्णरेखा नदी है। ठीक है। झारखंड की एकमात्र ही ऐसी नदी है स्वर्णरेखा जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों स्वर्णरेखा झारखंड में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। यह रांची जिले के नगड़ी नामक स्थल से, कहाँ से? नगड़ी नामक स्थल से उद्गमित होकर दक्षिण पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो दोस्तों याद रखेंगे जमशेदपुर स्वर्णरेखा खरगाई नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है। पूर्वी सिंहभूम जिला का मुख्यालय जमशेदपुर स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर अवस्थित है। स्वर्णरेखा नदी के रेत में सोना पाया जाता है। संजय, खरकई, जुमारू, कांची एवं रारू स्वर्णरेखा की सहायक नदियां हैं। ठीक है। ये सभी छोटानागपुर पठार में बहती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कहता है कि किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? तो आप क्या कहेंगे? स्वर्णरेखा नदी के रेत में सोना पाया जाता है। ठीक है। और एक बात, स्वर्णरेखा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो संजय है, खरकई है, जुमारू, कांची एवं रारू है। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो दोस्तों झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित जो नदी है यह है दामोदर। दोस्तों झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी दामोदर है। यह छोटानागपुर पठार के लातेहार जिले के टोरी नामक स्थल से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाकर मिलती है। ठीक है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 592 किलोमीटर है, जिसमें 290 किलोमीटर की लंबाई यह झारखंड में तय करती है। टोटल लंबाई इसकी 592 किलोमीटर है, लेकिन 290 किलोमीटर की लंबाई यह झारखंड में तय करती है। बराकर, बोकारो, कोनार एवं भेड़ा इसकी सहायक नदियाँ हैं। दामोदर को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो दामोदर नदी को ही। दोस्तों नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? कहता है कि निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल जो है ये झारखंड में नहीं है? तो दोस्तों अजय नदी का जो उद्गम स्थल है ये झारखंड में नहीं है। अजय नदी का उद्गम बिहार के जमुई जिले के बटपार चकाई नामक स्थल पर है। ठीक है। अजय नदी का जो उद्गम है ये बिहार के जमुई जिले के बटपार चकाई नामक स्थल है, जहाँ से बहते हुए यह झारखंड के देवघर जिले में प्रवेश करती है। अंत में पश्चिम बंगाल में यह गंगा भगीरथी में मिल जाती है। दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल आपसे कहता है कि निम्न में से कौन सी नदी परियोजना टेनेसी घाटी परियोजना मॉडल पर आधारित थी? ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दामोदर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना ही टेनेसी घाटी परियोजना मॉडल पर आधारित थी। ठीक है। झारखंड राज्य में दामोदर व इसकी सहायक नदियों पर निर्मित दामोदर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का विकास निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के मॉडल पर अवस्थित है या आधारित है। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो दोस्तों मयूराक्षी नदी का उद्गम जो स्थल है यह है त्रिकुट पर्वत देवघर। ठीक है। त्रिकुट पर्वत देवघर से ही निकलती है मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल देवघर जिले का त्रिकुट पर्वत है। मयूराक्षी नदी पर निर्मित मयूराक्षी नदी बहुउद्देशीय परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है। मयूराक्षी नदी जो परियोजना है ये झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? अगला सवाल आपसे कहता है कि शंख एवं दक्षिणी कोयल नदी एक दूसरे से मिलती है। ठीक है। तो कहाँ पर मिलती है दोस्तों? तो ये उड़ीसा में मिलती है। ठीक है। शंख एवं दक्षिणी कोयल नदी एक दूसरे से उड़ीसा में मिलती है। ठीक है। दक्षिणी कोयल नदी रांची के निकट नगरी से निकलकर गुमला एवं सिंहभूम के रास्ते उड़ीसा के गंगापुर में शंख नदी में मिल जाती है। दक्षिणी कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी कारो है। इसी कोयल और कारो नदी पर कोयल कारो परियोजना है। ठीक है। किस नदी पर दोस्तों? कोयल कारो परियोजना है। तो कोयल और कारो नदी पर कोयल कारो परियोजना निर्माणाधीन है।
अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? अगला सवाल कहता है कि गंगा नदी झारखंड के किस ज़िले में होकर बहती है? ठीक है, गंगा नदी झारखंड के किस ज़िले से होकर बहती है? तो दोस्तों हमारा जवाब आ जाएगा साहिबगंज। ठीक है, साहिबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जिसमें होकर गंगा नदी गुजरती है। गंगा नदी झारखंड में लगभग 80 किलोमीटर की दूरी तय करके बंगाल में प्रवेश कर जाती है। कितने किलोमीटर? 80 किलोमीटर की दूरी तय करके झारखंड में ये, ठीक है, उसके बाद 80 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद ये झारखंड में, उसके बाद फिर बंगाल में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, 80 किलोमीटर के बाद। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? अगला सवाल कहता है कि निम्न में से कौन एक गंगा की सहायक नदी नहीं है? ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें अजय, फल्गु और मयूराक्षी नदी, ये सारी ही गंगा नदी की सहायक है, लेकिन स्वर्णरेखा जो है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। स्वर्णरेखा झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि अजय, मयूराक्षी और फल्गु नदी प्रत्यक्ष रूप से गंगा में मिलती है। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? अगला सवाल आपसे कहता है कि भारत में कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से पहला स्थान किसका है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा झारखंड। ठीक है, भारत में कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से पहला स्थान झारखंड का ही। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि देश में कोयले के उत्पादन की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो दोस्तों देश में कोयले के उत्पादन की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्य हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि देश में ताम्र अयस्क भंडार के मामले में झारखंड का स्थान कितना है? तो दोस्तों देश में ताम्र अयस्क भंडार के मामले में झारखंड का स्थान है दूसरा। कितना स्थान है दोस्तों? दूसरा। ठीक है, अगला सवाल कहता है दोस्तों कि तांबे के उत्पादन में झारखंड का देश में स्थान क्या है? तो दोस्तों तांबे के उत्पादन में झारखंड का देश में स्थान है तीसरा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ताम्र अयस्क भंडार के मामले में झारखंड का स्थान है दूसरा, जबकि तांबा के उत्पादन में झारखंड में का देश में स्थान कितना है? तीसरा। तांबे के उत्पादन में तीसरा और ताम्र अयस्क के उत्पादन में दूसरा। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि लौह अयस्क के संचित भंडार के मामले में देश में झारखंड की स्थिति कैसी है? तो दोस्तों देश में झारखंड की स्थिति है तीसरी। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि लौह अयस्क के उत्पादन में देश में झारखंड की स्थिति कितनी है? तो दोस्तों लौह अयस्क के उत्पादन में देश में झारखंड की स्थिति है चौथा। कितना है दोस्तों? 4th पोजीशन पे है। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि अभ्रक उत्पादन में देश में झारखंड का स्थान क्या है? तो दोस्तों अभ्रक उत्पादन में देश में झारखंड का जो स्थान है यह है तीसरा। ठीक है, कितना है दोस्तों? तीसरा, 3rd। अभ्रक उत्पादन में देश में झारखंड का स्थान तीसरा है। पहले व दूसरे स्थान पर क्रमशः आंध्र प्रदेश व राजस्थान काबिज है। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? अगला सवाल कहता है कि भारत का रूढ़ प्रदेश किसे कहा जाता है? तो हम सभी जानते हैं झारखंड को कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि झारखंड प्रदेश को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? रत्नगर्भा कहा जाता है। ठीक है, खनिज संपदा से संपन्न झारखंड की भूमि को रत्नगर्भा भी कहा जाता है। दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ मिलते हैं किस सेल में? तो दोस्तों अधिकांश जो खनिज पदार्थ मिलते हैं ये आर्कियन सेल में ही मिलते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? अगला सवाल कहता है आपसे कि उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयला खान कहाँ है? तो दोस्तों सबसे बड़ी कोयला खान जो है ये झरिया कोयला खान है। ठीक है, झरिया कोयला खान जो कि धनबाद जिले में स्थित है, उत्पादन की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी कोयला खान है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि झारखंड में कोयले की प्राप्ति होती है तो किससे? तो गोंडवाना क्रम के चट्टानों से ही झारखंड में कोयले की प्राप्ति होती है। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि झारखंड में सर्वाधिक लौह अयस्क पाया जाता है। ठीक है, कौन सा? तो झारखंड में सर्वाधिक लौह अयस्क जो पाया जाता है ये है हेमेटाइट। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो है दोनों ही लौह अयस्क के प्रकार है। झारखंड में पाए जाने वाले अधिकांश लौह अयस्क जो है ये कौन से है? हेमेटाइट है। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान कौन सी है? दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी अगर लोहे की खान कोई है तो ये है नोआमंडी। नोआमंडी झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। किस जिले में है नोआमंडी? तो पश्चिमी सिंहभूम जिले में है। चलिए आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो कहता है कि झारखंड में एल्यूमिनियम का कारखाना स्थापित है कहाँ पर? तो मूरी में। ठीक है, झारखंड के रांची जिला अंतर्गत मूरी में एल्यूमिनियम कारखाना हिंडिल्को स्थापित है। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? अगला सवाल कहता है कि झारखंड के जिन 2 जिलों में सर्वाधिक अभ्रक पाया जाता है वे क्या है? तो वे हैं गिरिडीह, कोडरमा। गिरिडीह कोडरमा में जो है सर्वाधिक अभ्रक पाया जाता है। झारखंड में उच्च कोटि का मास्को व्हाइट अभ्रक पाया जाता है। कैसा? मास्को व्हाइट अभ्रक पाया जाता है, जिसका संकेंद्रण मुख्य रूप से गिरिडीह कोडरमा जिले में है।
चलिए अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, अगला सवाल कहता है कि जादू घोड़ा सुप्रसिद्ध है, ठीक है, किसके लिए, तो यूरेनियम एस के लिए ही, ठीक है, जादू घोड़ा सुप्रसिद्ध है यूरेनियम एस के लिए, ठीक है। तो ये किस जिले में है, तो ये पश्चिमी सिंहभूम जिले में है। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, अगला सवाल कहता है आपसे कि झारखंड राज्य अवस्थित है, तो ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, झारखंड राज्य जो अवस्थित है ये किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है कि झारखंड राज्य की जलवायु कैसी है, तो दोस्तों झारखंड राज्य की जो जलवायु ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रकार की है झारखंड राज्य की जलवायु, ठीक है। झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। यहाँ वर्षा मानसून की दोनों शाखाओं बंगाल की खाड़ी व अरब सागर द्वारा होती है। झारखंड में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा द्वारा होती है, किंतु पहली वर्षा प्रायः अरब सागरीय शाखा द्वारा होती है, ठीक है। राजमहल ट्रैप का अगला सवाल कहता है कि राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ आखिर कैसे, तो दोस्तों ये चट्टानों के टकराने से हुआ, ठीक है। राजमहल, झारखंड के राजमहल ट्रैप का निर्माण चट्टानों के टकराने से हुआ। इस ट्रैप की चट्टानों का निर्माण लावा के निक्षेप से हुआ है। राजमहल ट्रैप में बॉक्साइट चट्टान प्रमुखता से पाए जाते हैं। चलिए अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, अगला सवाल कहता है कि निम्न में से किस क्रम की चट्टानों को लौह एस की श्रृंखला भी कहा जाता है। निम्न में से किस क्रम की चट्टानों को लौह एस की श्रृंखला भी कहा जाता है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों को लौह एस की श्रृंखला भी कहा जाता है, ठीक है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों को लौह एस की श्रृंखला भी कहा जाता है। झारखंड में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विकास कोल्हान के पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखेंगे कहाँ पर हुआ है, तो कोल्हान के पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का लौह एस की श्रृंखला भी कहा जाता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों को क्या कहा जाता है, लौह एस की श्रृंखला भी कहा जाता है। झारखंड में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक जो विकास कहाँ पर हुआ है, ये कोल्हान के पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ है। चलिए आइए अगला सवाल कहता है कि झारखंड में विधियन क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है, तो ये गढ़वा में पाई जाती है, ठीक है। झारखंड में विधियन क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है, तो गढ़वा में पाई जाती है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि झारखंड राज्य के पश्चिमी उत्तर में स्थित गढ़वा जिला में विधियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ये चट्टानें बलुआ और चूना पत्थर युक्त तथा परतदार होती है। इसका निर्माण अवसादों के जमाव से हुआ है। दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है कि पाट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। दोस्तों पाट का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये होता है समतल जमीन। क्या होता है दोस्तों, समतल जमीन ही पाट का शाब्दिक अर्थ होता है। पाट मतलब समतल जमीन। दोस्तों पाट का शाब्दिक अर्थ समतल जमीन होता है, ठीक है। समतल जमीन पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग जो होता है इसमें कहते हैं टांड, ठीक है। पाट का शाब्दिक अर्थ है समतल जमीन। पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को कहते हैं टांड, जबकि निचली क्षेत्र को क्या कहते हैं, हम दोन कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे पाट का सबसे पहले शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समतल जमीन, और पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को कहते हैं टांड, और जबकि निचले क्षेत्र को दोन कहते हैं, ठीक है। झारखंड के पाट क्षेत्र की भौगोलिक आकृति कैसी है, तो त्रिभुजाकार है। झारखंड क्षेत्र का सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन सा है, तो नेतरहाट है। झारखंड क्षेत्र का सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन सा है, तो नेतरहाट है। औसत ऊंचाई 1180 मीटर है, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 1180 मीटर, जबकि समुद्र तल से पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई है 900 मीटर, ठीक है। नेतरहाट जो पाट है, जो पाट क्षेत्र है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो 1180 मीटर है, जबकि समुद्र तल से अगर आप देखें समुद्र तल से पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई है 900 मीटर। दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि छोटा नागपुर पठार का विस्तार निम्न में से किस राज्य में नहीं है। तो दोस्तों महाराष्ट्र में नहीं है, बाकी उड़ीसा में भी है, झारखंड में भी है और छत्तीसगढ़ में भी है। छोटा नागपुर पठार का विस्तार झारखंड के अलावा उड़ीसा, बंगाल और छत्तीसगढ़ में है, किंतु इसका सर्वाधिक विस्तार झारखंड राज्य में ही है, जबकि महाराष्ट्र छोटा नागपुर पठार का हिस्सा नहीं है। दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है कि झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी कौन सी है। तो दोस्तों याद रखेंगे झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी है मयूराक्षी नदी, ठीक है। देवघर जिले के त्रिकुट पहाड़ी से निकलने वाली मयूराक्षी नदी झारखंड प्रदेश की एकमात्र नौकागम्य नदी है। ये गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी कौन सी है, तो मयूराक्षी नदी। चलिए अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, अगला सवाल कहता है कि निम्न में से कौन पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। तो दोस्तों दामोदर नदी ही पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। कौन सी नदी, दामोदर नदी, ठीक है। लातेहार जिले के टोरी नामक स्थल से निकलने वाली उद्गमित दामोदर पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, ठीक है। ध्यान रखेंगे पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण कौन सा है, तो दामोदर नदी, ठीक है। यह झारखंड की सबसे लंबी नदी है, 680 किलोमीटर, जिसका अपवाद क्षेत्र राज्य में सर्वाधिक है, किंतु दामोदर झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी है। दामोदर को देव नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दामोदर नदी को देव नदी भी। चलिए अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि निम्न में से कौन सी नदी सोन नदी की सहायक है। तो दोस्तों ध्यान देंगे उत्तरी कोयल नदी ही सोन नदी की सहायक है। झारखंड में रांची के पठारी क्षेत्र से निकलने वाली उत्तरी कोयल नदी अमरकंटक से निकलने वाली सोन नदी की सहायक है। अमानत एवं औरंगा उत्तरी कोयल की सहायक नदियां हैं। दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया था कब।
तो 20 फरवरी 2009 ईस्वी को, ठीक है। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया 20 फरवरी 2009 ईस्वी में, ठीक है। झारखंड में गंगा नदी के संरक्षण हेतु 20 फरवरी 2009 को झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया। इसका मुख्यालय रांची है तथा राज्य का मुख्यमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि बताइए कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन तो हो गया है 2009 ईस्वी में, अगर आपसे पूछे कि बताइए इसका मुख्यमंत्री मतलब इसका जो पदेन अध्यक्ष है ये कौन है, तो ये है हमारे हेमंत सोरेन, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, अगला सवाल कहता है कि नीचे दिए गए जलप्रपात एवं संबंधित नदियों के संबंध में कौन सा एक विकल्प जो दिया गया है यहाँ पर सही नहीं है। दोस्तों यहाँ पर कहा गया कि गौतम धारा का संबंध, गौतम धारा जो जलप्रपात है ये इसका संबंध है मयूराक्षी नदी से, जो कि गलत है। जबकि हमारा सही होगा गौतम धारा जलप्रपात रांची के निकट रारू नदी पर स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, रारू नदी पर स्थित है, ना कि मयूराक्षी नदी पर, ठीक है। इसे जोन्हा प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। गौतम धारा जलप्रपात को किस नाम से जाना जाता है, तो जोन्हा प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान देंगे गौतम धारा जलप्रपात जो है ये रांची के निकट रारू नदी पर स्थित है, ना कि मयूराक्षी में, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, तो रांची के निकट रारू नदी पर। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि झारखंड राज्य में स्थित सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो बूढ़ाघाघ जलप्रपात ही झारखंड राज्य में स्थित सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दोस्तों झारखंड के लातेहार जिले के महुआ डांड से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बूढ़ाघाघ जलप्रपात राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 450 फीट है। यह बूढ़ाघाघ नदी पर स्थित है तथा इसे लोधाघाघ जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि झारखंड राज्य का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो दोस्तों हम सभी जानते हैं पारसनाथ है, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि झारखंड क्षेत्र में वनों के प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किया गया किसके द्वारा, तो JF हैबिट के द्वारा, ठीक है। झारखंड क्षेत्र में वनों के प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास जो किया गया था ये किसके द्वारा, JF हैबिट के द्वारा, ठीक है। झारखंड क्षेत्र में वनों के प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास JF हैबिट द्वारा किया गया था। वनों का समुचित प्रबंधन करने के उद्देश्य से वर्ष 2001 में संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प क्या किया गया, प्रतिपादित किया गया, ठीक है। कब, 2001 में। झारखंड क्षेत्र में वनों के प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास JF हैबिट द्वारा तो किया गया था। वनों का समुचित प्रबंधन के उद्देश्य से वर्ष 2001 में संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प प्रतिपादित किया गया। चलिए आइए अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि झारखंड राज्य में इको टूरिज्म नीति का निर्माण किया गया था कब, तो 2015 में, ठीक है। झारखंड राज्य में वर्ष 2015 में इको टूरिज्म नीति का निर्माण किया गया। इस नीति का मुख्य उद्देश्य था पारिस्थितिक, ठीक है, क्या, पारिस्थितिक पर्यटन इको टूरिज्म को प्रोत्साहित करना। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि झारखंड में कैंपा को किस वर्ष अधिसूचित किया गया, ठीक है, 2009 को, ठीक है। झारखंड राज्य में कैंपा अर्थात CAMPA कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी को वर्ष 2009 में, कब, 2009 में अधिसूचित किया गया था, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक वनों का प्रबंधन, वन्य जीवों का संरक्षण तथा आधारभूत संरचना का विकास करना है, कैंपा का, ठीक है। किस वर्ष अधिसूचित किया गया था, 2009 में। चलिए अगला सवाल कहता है कि बताइए कनाडा डैम जो है ये किस नदी पर निर्मित है, तो कनाडा जो डैम है ये मयूराक्षी नदी पर निर्मित है। किस नदी पर, मयूराक्षी नदी पर। कनाडा डैम किस नदी पर निर्मित है, तो मयूराक्षी नदी पर। दोस्तों कनाडा डैम बांध जो है दुमका जिले में मसनजोर नामक स्थान पर मयूराक्षी नदी पर निर्मित है। यह डैम कनाडा सरकार के सहयोग से बना है, अतः इसे कनाडा डैम भी कहा जाता है। दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि राज्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला सेल समूह कौन सा है, तो हम सभी जानते हैं अक्रियन सेल समूह है, ठीक है। तो अक्रियन क्रम की चट्टानें जो ये भूपटल की प्राचीनतम चट्टानें हैं, इस अवस्था की चट्टानों को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। अक्रियन क्रम तथा धारवार क्रम। अक्रियन क्रम की चट्टानों का निर्माण पृथ्वी की तरल अवस्था में से ठोस होने के क्रम में हुआ है। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अक्रियन समूह की चट्टानें झारखंड में सर्वाधिक विस्तृत है। इसका विस्तार धनबाद, गिरिडीह, संथाल, परगना तथा पलामू जिले में है। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों के अवशेष झारखंड में नहीं पाए जाते हैं, तो कुडप्पा क्रम की चट्टानों का अवशेष जो है झारखंड में नहीं पाया जाता, ठीक है। झारखंड राज्य में कुडप्पा क्रम की चट्टानों का अवशेष नहीं पाया जाता है। इस क्रम की चट्टानों का विकास जो है दक्षिण भारत में हुआ है, जबकि यहाँ पे कौन कौन से पाए जाते हैं, अक्रियन क्रम की पाए जाते हैं, धारवार क्रम भी और विधान क्रम की, लेकिन कुडप्पा क्रम नहीं पाया जाता है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि झारखंड में विधान क्रम की चट्टानों के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। झारखंड में विधान क्रम की चट्टानें के अवशेष जो है पश्चिमोत्तर में सोन नदी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसे रोहतास पठार का दक्षिणी छोर कहा जाता है। यह परतदार चट्टानें क्षैतिज रूप में पाई जाती हैं, जिसमें बालुकाश, सैल, चूना पत्थर आदि प्रमुख है। पारसनाथ पर्वत विंध्यन पर्वत का ही आगे निकला हुआ एक भाग है। चलिए अगला सवाल कहता है कि निम्न में से किस क्रम को
कोयला युग के नाम से जाना जाता है। तो गोंडवाना क्रम को ही कोयला युग के नाम से जाना जाता है। किस क्रम को? गोंडवाना क्रम को। ठीक है, गोंडवाना काल को कोयला युग के नाम से जाना जाता है। सोन नदी, दामोदर नदी आदि भ्रंश के कारण जो पेड़ पौधे थे वे सभी नीचे धंस गए थे तथा कालांतर में वे कोयले के रूप परिवर्तित हो गए। अतः इन नदी घाटियों में कोयले का विस्तृत जो है नीचे पा जाता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि काली मृदा झारखंड में पाई जाती है कहाँ? तो राजमहल ट्रैप में। ठीक है, काली मृदा झारखंड में कहाँ पाई जाती है? तो राजमहल ट्रैप में। ठीक है, काली मृदा का विकास मुख्यतः रूप से राजमहल ट्रैप के काली मृदा का विकास मुख्य रूप से राजमहल ट्रैप के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, इसे रेगुर मृदा भी कहा जाता है। इस मृदा में लोहा और एल्युमिनियम के यौगिक तथा ह्यूमस पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे काली मृदा झारखंड कहाँ पाई जाती है? काली मृदा जो है झारखंड में कहाँ पाई जाती है? तो राजमहल ट्रैप में पाई जाती है। ठीक है, इस मृदा को, ये जो काली मृदा, इसे क्या कहा जाता है? रेगुर मृदा भी कहा जाता है। इस मृदा में लोहा और एल्युमिनियम के यौगिक तथा ह्यूमस भी पाया जाता है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि दामोदर घाटी में कौन सी मृदा पाई जाती है दोस्तों? ठीक है, तो दामोदर घाटी में बलुई मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? तो बलुई मृदा पाई जाती है। ठीक है, दामोदर घाटी जिसका विस्तार राज्य के पश्चिम में लातेहार के पूर्वी भाग से पूर्व में धनबाद एवं जामतारा तक है, में बलुई मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। इसे फुसफुस मृदा भी कहा जाता है। दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है आपसे? कहता है कि धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी पाई जाती है कहाँ पर? ठीक है, तो ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पश्चिमी सिंहभूम में पाई जाती है। ठीक है, धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी सिंहभूम में। धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी पश्चिमी सिंहभूम के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। इस क्षेत्र में लाल से पीली, कभी कभी गहरी ललिमा युक्त मिट्टी उपस्थित मिलती है। इसकी उर्वरता निम्न स्तर की है। यह कृषि की तुलना में पशुपालन के लिए अधिक उपयुक्त है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि ब्राह्मणी नदी का उद्गम जो है ये किस जिले में होता है? तो दोस्तों ब्राह्मणी नदी का उद्गम जो है ये दुमका जिले में होता है। किस जिले में? दुमका जिले में। ब्राह्मणी नदी का उद्गम झारखंड के दुमका जिले के उत्तर स्थित दुधवा पहाड़ी से हुआ है। गुमरो और एरो इसकी सहायक नदियां हैं। इस पर वैदरा बैराज निर्माण किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ब्राह्मणी नदी का उद्गम झारखंड के दुमका जिले के उत्तर में स्थित दुधवा पहाड़ी से हुआ है। गुमरा और एरो इसकी सहायक नदियां हैं। इस पर वैदरा बैराज का निर्माण किया गया है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? ठीक है, अगला सवाल कहता है कि बांसलोई नदी का उद्गम झारखंड के किस जिले में है? दोस्तों गोड्डा जिले में है। ठीक है, बांसलोई नदी का उद्गम झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो गोड्डा में। ठीक है दोस्तों, बांसलोई नदी का उद्गम झारखंड के गोड्डा जिले के बांस पहाड़ी से होता है। बांसलोई नदी पूर्व की ओर बहती हुई दुमका जिले की उत्तरी सीमा बनाते हुए इसे गोड्डा और पाकुड़ से अलग करती है। यह नदी दुमका में पंचवारा के नजदीक प्रवेश करती है तथा मुरारई रेलवे स्टेशन के पास गंगा में मिल जाती है। चलिए अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी नगरी प्रखंड के दक्षिण भाग से निकलती है? तो दक्षिणी कोयल नदी जो है ये नगरी प्रखंड के दक्षिणी भाग से निकलती है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम रांची जिले के नगरी प्रखंड के दक्षिणी भाग से हुआ है। यह नदी रांची जिले के नगरी प्रखंड से निकलकर सीधे पश्चिमी दिशा में बहते हुए लोहरदगा पहुंचती है। दोस्तों अब हमारा अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है? तो औरंगा जो है ये उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। ठीक है, औरंगा उत्तरी कोयल की सहायक और पलामू की महत्वपूर्ण नदी है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? अगला सवाल कहता है कि किस नदी को किकट नदी और बमागधी के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे पुनपुन नदी को जो है किकट नदी और बमागधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए उत्तर कोयल प्रवाह क्षेत्र के उत्तर में पुनपुन नदी का उद्गम होता है। इसे पवित्र नदी भी कहा जाता है। यह तथा इसकी सहायक नदियां उत्तरी कोयल प्रवाह क्षेत्र के उत्तर से निकलकर सोन के समांतर बहती है। पुनपुन को किकट नदी और कहीं कहीं बमागधी भी कहा जाता है। गंगा में मिलने से पूर्व इसमें दारधा और मोरहर नामक सहायक नदियां आ मिलती है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि लीलाजन या अंतशिला किस नदी के अन्य नाम है? ठीक है, हम सभी जानते हैं फल्गु को ही लीलाजन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, लीलाजन या अंतशिला किसे कहा जाता है? तो फल्गु नदी को। किस नदी को? फल्गु नदी को याद रखेंगे। ठीक है, छोटानागपुर पठार के उत्तरी भाग से फल्गु नदी का उद्गम होता है। इस नदी की मुख्य धारा का निर्माण अनेक छोटी छोटी सरिताओं के मिलने से हुआ है। इस नदी को लीलाजन या अंतशिला भी कहते हैं। बोध गया के निकट मोहन नामक सहायक नदी से मिलकर यह विशाल रूप धारण कर लेती है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि बताइए कि उसरी जलप्रपात जो है ये कहाँ पर है? तो दोस्तों उसरी जलप्रपात जो है ये गिरिडीह जिले में है। ठीक है, किस जिले में है उसरी जलप्रपात? तो गिरिडीह जिले में। गिरिडीह जो टुंडी मार्ग पर गिरिडीह शहर से लगभग
13 किलोमीटर, कहाँ पर, टुंडी मार्ग पर गिरिडीह शहर से 13 किलोमीटर दूर की दूरी पर यह जलप्रपात अवस्थित है। ठीक है, इस जलप्रपात को उसरी नदी की धारा से निर्मित होने के कारण इसे उसरी जलप्रपात कहा गया। ठीक है, तो यह नदी 40 फीट गहरे खड्डे में गिरने के बाद 3 धाराओं में बढ़ जाती है। उसरी जलप्रपात कितने धाराओं में बढ़ती है? तो 3 धाराओं में। ठीक है।